जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज हम देखेंगे उपराष्ट्रपति पॉलिटी भाग 5 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव देखेंगे, यानी उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए सभी अनुच्छेद। आज अनुच्छेद 63 लेके 100 तक देखने की कोशिश की जाएगी। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 से 69 तक हम देखेंगे। और इसका ट्रिक है याद करने का, उसरा निका चूस। ऊ से हो गया उपराष्ट्रपति, स से हो गया सभापति, राज्यसभा का सभापति होता है, रा से राष्ट्रपति कार्यवाहक, नी से निर्वाचन, का से कार्यकाल और चूस से चुनाव का समय, स से शपथ हो गया। आइए देखते हैं क्रमशः क्या क्या है। अनुच्छेद 63 क्या कहता है? राष्ट्रपति के पद की चर्चा अनुच्छेद 63 में है, जो कि अमेरिका के संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 64 राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, किंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, यह भी याद रखिए। और उपराष्ट्रपति होने के नाते उसका कोई वेतन नहीं है। उसको जो पैसा वेतन मिलता है वह सभापति होने के नाते मिलता है, राज्यसभा का सभापति। अनुच्छेद 65 क्या है? राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है और इस दौरान वह राष्ट्रपति के सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा, किंतु इस दौरान वह राष्ट्रपति का कार्य नहीं करेगा। ठीक है, शक्तियाँ उसकी पूरी हो जाएंगी। अनुच्छेद 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है, जो एकल संक्रमणी अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वह मनोनीत हो या निर्वाचित। और क्या है इसमें? राज्य के विधानमंडल उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में खड़े होने के लिए क्या चीज़ें हैं? वही है जो राष्ट्रपति में भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 20 यहाँ पे प्रस्तावक अनुमोदक, वहाँ 50-50 थे प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, यहाँ पे 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, जबकि राष्ट्रपति लोकसभा की सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और शर्तें क्या हैं? वह पागल दिवालिया न हो, लाभ के पद पे न हो, 15,000 रुपया जमानत राशि के रूप में जमा कराया जाएगा। अनुच्छेद 67 राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 साल का होता है, किंतु उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन नहीं हुआ है तो वह तब तक अपने पदों पे बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी यानी कि अगला उपराष्ट्रपति नहीं निर्वाचित हो जाता है। 5 वर्ष से पहले भी महाभियोग द्वारा उसे हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग को आइए समझते हैं किस प्रकार से। यह राज्यसभा का सभापति होता है, इसी कारण राष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा से ही प्रारंभ होगा। पहला पॉइंट, राष्ट्रपति पे क्या होता था? किसी भी सदन से। उपराष्ट्रपति पे राज्यसभा से शुरू होगा। महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए 25% मत की आवश्यकता होती है। जब राज्यसभा इसे पारित कर दे तो लोकसभा में भेजने से 14 दिन पूर्व इसकी सूचना उपराष्ट्रपति को दी जाती है, ताकि वह अपनी बात रख सके। यदि लोकसभा का 2/3 यानी 66% मत से यह पारित हो गया तो उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। अब तक किसी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है, यह तथ्य भी याद रखिए। यहाँ पे देखिए लोकसभा, राज्यसभा, ये पूरा संसद हो गया। और पहले राज्यसभा से प्रारंभ किया जाएगा 1/4 यानी 25%, और 2/3 से यदि पारित हो गया तो उसे लोकसभा में भेजा जाएगा और 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी कि आपको हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। और 2/3 से पारित हो गया 14 दिन बाद तो फिर उन्हें हटना पड़ेगा अपने पद से। यह प्रक्रिया रही। आगे देखते हैं अनुच्छेद 68 आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 68 क्या कहता है? आर्टिकल 68 उपराष्ट्रपति के चुनाव को यथाशीघ्र कराने की चर्चा है। इसमें निश्चित समय नहीं दिया गया है, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव को यथाशीघ्र कराने की चर्चा है। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 70 वैसा आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है, उसी कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेगा। यहाँ पे उपराष्ट्रपति है, ठीक है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 62 त्यागपत्र, मृत्यु, महाभियोग, अवैध कार्यकाल। अनुच्छेद 63 कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 64 स्वास्थ्य खराब, अपहरण और कोई चीज़ हो गया, व्यस्तता हो गया, व्यस्त हैं कहीं पे, व्यस्त है
तो अनुच्छेद 64 के तहत। तो यही है आकस्मिक स्थिति क्या क्या हो सकती है, 62, 63, 64। तो इस अनुसार से यह भी इसी के तहत आता है, इसी अनुच्छेद के तहत ही आता है। तो यही स्थितियां हैं। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? उपराष्ट्रपति। लेकिन वह 6 महीने के लिए होता है, उसके बाद चुनाव कराना अनिवार्य होता है। आकस्मिक मृत्यु हो गई तो क्या करेंगे? उपराष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति बनाया जाएगा। आगे देखते हैं अनुच्छेद 71, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के विवादों को सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा। अनुच्छेद 72 क्या है? राष्ट्रपति के विभिन्न प्रकार की क्षमादान शक्तियां हैं। अनुच्छेद 72 में क्या है? राष्ट्रपति के क्षमादान शक्तियां। अनुच्छेद 73 में क्या है? संघ की कार्यप्रणाली को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाएगा। ठीक है, संघ की कार्यप्रणाली को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाएगा। अनुच्छेद 73। अनुच्छेद 74 क्या है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, अर्थात मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के अधीन होता है। आज यह भी आपको पता चला। अनुच्छेद 75, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध व्यवस्था, अर्थात मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। 1861 ईस्वी से भारत में लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो लागू कर दिया। इसके तहत भारत के विभिन्न कार्यों को अलग अलग विभाग में बांट दिया गया, इसे मंत्रियों को सौंप दिया गया। मंत्रिपरिषद क्या होता है? मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें 4 प्रकार के मंत्री हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री में कौन आता है? कैबिनेट मंत्री यह किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है। यह अपने विभाग के सभी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। राज्य मंत्री, प्रत्येक विभाग में एक राज्य मंत्री होता है। यह कैबिनेट मंत्री का सहायक होता है। यह हर एक राज्य में नहीं होता, यह हर एक विभाग में होता है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जिस विभाग का कैबिनेट मंत्री किसी कारण से अनुपस्थित रहता है तो उस विभाग के राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। उप मंत्री, यह सबसे छोटे स्तर का मंत्री है। यह राज्य मंत्री की सहायता करता है। इसको ऐसे समझा जा सकता है, जब किसी विभाग को दूसरे विभाग के कैबिनेट मंत्री को सौंप दिया जाता है तो उसे अतिरिक्त प्रभार कहते हैं। यह भी याद रखिए रिमार्क के रूप में। जब किसी विभाग को दूसरे विभाग के कैबिनेट मंत्री को सौंप दिया जाता है तो उसे अतिरिक्त प्रभार कहते हैं। इजी है, समझते ही होंगे। मंत्रिमंडल क्या होता है? मंत्रिमंडल यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, इसमें केवल उच्च श्रेणी के मंत्री ही भाग लेते हैं। इसमें कैबिनेट मंत्री तथा राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री भाग लेते हैं। मंत्रिमंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अनुच्छेद 352 में किया गया है, यानी कि राष्ट्रीय आपात वाले में। प्राइम मिनिस्टर मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद दोनों का अध्यक्ष होता है। यह तथ्य भी याद रखिए। सुपर कैबिनेट क्या होता है? अर्थशास्त्री के संथानन ने योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा जाता है। किचन कैबिनेट, प्रधानमंत्री के सगे संबंधियों को किचन कैबिनेट कहा जाता है। और सुपर कैबिनेट क्या था? के संथानन ने योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा है। आगे देखते हैं। देखिए, आप यहाँ से इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मान लीजिए यह है प्रधानमंत्री, तो दोनों के प्रमुख प्रधानमंत्री ही हैं। एक कैबिनेट मंत्री हो गए, दूसरे राज्य मंत्री हो गए दूसरे स्तर के पूरे, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले हो गए हैं, और ये चौथे नंबर पे हो गए उप मंत्री। और कैबिनेट मंत्री जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर होता है उसमें केवल कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री वाले आते हैं। और इसमें आपका दो ही लोग आएंगे, और इसमें आपका चारों कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री, और इसमें केवल कैबिनेट मंत्री और राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री आएंगे। मंत्रिपरिषद में विभाग वितरण प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार होता है। यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जिस कारण मंत्री किसी भी सदन का हो सकता है। वह लोकसभा में बैठ सकता है, किंतु मतदान के समय अपने सदन में चला जाता है। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री जो होता है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अतः पीएम के मृत्यु या त्याग पत्र से मंत्रिपरिषद भंग होता है, और जब नया पीएम पुनः मंत्रिपरिषद का गठन करता है
इस स्थिति में लोकसभा भंग नहीं होता, अर्थात दोबारा चुनाव नहीं होगा। दोबारा चुनाव तभी होगा जब बहुमत 273 सीट से कम हो जाएगी। बहुमत सिद्ध करने के लिए गठबंधन भी किया जा सकता है। बीजेपी के नेतृत्व में बनाया गया गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग यानी एनडीए कहा जाता है। एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस, एनडीए हिंदी में राजग। और सहायक दल जैसे हो गया शिवसेना हो गया महाराष्ट्र में, अकाली दल हो गया पंजाब में, जेडीयू बिहार में, लोजपा बिहार में, एनडीए 2014 से 2019, एनडीए 2 2019 से 2024 तक इस समय जैसे कि सत्ता में है। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, सपरंग, कांग्रेस के नेतृत्व में बनाया गया गठबंधन यूपीए कहलाता है। कांग्रेस हो गया जैसे बीएसपी हो गया, यूपी में सपा हो गया, आरजेडी बिहार में हो गया। जो यूपीए की सरकार कब से कब तक थी, 2004 से 9, फिर 2009 से 14, 10 साल लगातार थी। और बीजेपी की अब उनका भी 10 साल लगातार हो जाएगा। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, ये योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषदीय, राष्ट्रीय एकता परिषद, मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद अध्यक्ष होता है। इतना होता है प्रधानमंत्री का पावर। प्रधानमंत्री सीएजी, महान्यायवादी मंत्री इत्यादि के नियुक्ति संबंधी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजते हैं। मोरले नामक विद्वान ने प्रधानमंत्री को समकक्षों में सबसे प्रथम कहा है। म्यूर नामक विद्वान ने राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील मंत्रिमंडल को कहा जाता है। बिना संसद के सदस्य बने ही कोई व्यक्ति 6 माह तक प्रधानमंत्री या मंत्री रह सकता है, किंतु 6 माह के भीतर उसे संसद की सदस्यता लेनी होगी। राज्यसभा या लोकसभा किसी की भी नहीं ले पाता है तो उसे अपने पद से हटना पड़ेगा। उप प्रधानमंत्री का तो वैसे कोई भी पद भारत में नहीं है, इसके बारे में संविधान में कोई चर्चा नहीं है। यह राजनीतिक उद्देश्य के लिए बनाया गया पद है। जब प्रधानमंत्री देश से बाहर रहते हैं तो उप प्रधानमंत्री देश पर नियंत्रण रखते हैं। जब उप प्रधानमंत्री नहीं रहता तो गृह मंत्री देश पर नियंत्रण रखता है। अब तक 7 उप प्रधानमंत्री बने हैं। सरदार पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, बीबी चौहान, देवीलाल, लालकृष्ण आडवाणी। अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में है। यह केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। कानूनी सलाहकार, यह संसद का सदस्य नहीं होता किंतु कार्यवाही में भाग लेता है। यह मतदान नहीं कर सकता। यह पूर्णकालिका 5 वर्षों के लिए नहीं होता है, इसे बीच में ही हटाया जा सकता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है और यह निजी व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकता है। इन्हें वेतन संचित निधि से नहीं मिलता बल्कि प्रधानमंत्री कोष से दिया जाता है। केंद्र सरकार पर किसी भी प्रकार के मुकदमे को महान्यायाधीश लड़ता है। अटॉर्नी जनरल, यह मुकदमे को भारत के किसी भी न्यायालय में लड़ सकता है। इसकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के जज के बराबर होती है। इसे सॉलिसिटर जनरल सहायता देता है। सॉलिसिटर जनरल को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सहायता देता है। वर्तमान महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं। योग्यता क्या होती है, देखिए अनुच्छेद 76 में है और सरकार है, कार्यक्षेत्र है। योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, हाई कोर्ट के जज के बराबर और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बराबर। अनुच्छेद 76 में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यहाँ पे यदि सुप्रीम कोर्ट के बराबर है तो कहीं पे भी तो अपनी केस लड़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद अगला क्या कहता है? अनुच्छेद 77 क्या है? केंद्र सरकार के कार्यों के संचालन की चर्चा विभिन्न मंत्रालय द्वारा संपन्न होती है। राष्ट्रपति इनके कार्यों को आसान बनाने के लिए कानून बना सकते हैं। अनुच्छेद 78 क्या कहता है? पीएम का यह कर्तव्य होगा कि संसद की कार्यवाही की जानकारी राष्ट्रपति को दें। अगला है अनुच्छेद 78। संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियन बेकर ने किया है। पार्लियामेंट सब फ्रांस से लिया गया है, जबकि संसद की जननी यूके को कहा जाता है। संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता को किसी भी राज्य में लागू कर सकता है बिना उस राज्य की अनुमति के। संसद के बीच का भाग सेंट्रल हॉल कहलाता है। विदेशी अतिथि सेंट्रल हॉल में ही भाषण देते हैं। संविधान का निर्माण सेंट्रल हॉल में ही बैठकर हुआ था।
इसमें 1000 तक आदमी बैठ सकता है। कहाँ पे? सेंट्रल हॉल में। यह 1927 ईस्वी में बनना शुरू हुआ था। आइए देखते हैं अब राज्यसभा। राज्यसभा का विघटन नहीं किया जा सकता, जिस कारण से इसे अस्थायी या उच्च सदन कहते हैं। इसके निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती, अतः इसे अप्रत्यक्ष मतदान कहा जाता है। इसमें मंत्रिमंडल नहीं बैठती है और न ही इसके बहुमत के आधार पर पीएम बनते हैं, अतः इसे द्वितीय सदन भी कहा जाता है। किसी भी राज्य का शक्ति किसी भी राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। जैसे मनमोहन सिंह पंजाब के हैं, जबकि वह असम से चुनाव लड़े थे। राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में है, अनुच्छेद 80 में। जबकि अनुच्छेद 80 क के तहत राष्ट्रपति इसमें 12 सदस्यों को मनोनयन कर देते हैं, जो विज्ञान, कला, साहित्य के क्षेत्र से आते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, किंतु इसके सभी सदस्यों का निर्वाचन एक ही बार में नहीं होता, बल्कि प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है और 1/3 सदस्यों की विदाई होती है। 1/3 सदस्य हर प्रत्येक 2 साल पे चुने जाते हैं। 2000 जैसे एग्जाम्पल में यहाँ समझ सकते हैं, 2010 से 2012 14 2 साल पे 1/3 सदस्य नियुक्त किए जाते रहेंगे। राज्य में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, किंतु पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर पाकिस्तान के कब्जे के कारण वर्तमान संख्या 245 है। राज्य में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 245, जिसमें कि 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, और वैसे 233 हो गया। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। राज्यसभा को शिक्षित तथा वृद्धों का सदन कहा जाता है। राज्यसभा की पहली बैठक 3 1992 को हुई थी, 3 अप्रैल 1952 को हुई थी पहली बार। इस समय इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था। 3 अगस्त 1954 को इसका नाम राज्यसभा कर दिया गया। राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियाँ। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा से ही प्रारंभ होता है, जबकि राष्ट्रपति पे कहीं से भी हो सकता है। जब लोकसभा भंग रहती है तो आपात का अनुमोदन राज्यसभा से ही होता है। अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा लोकसभा को देती है। दोनों मिलकर 1 वर्ष के लिए कानून बना देते हैं। अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार राज्यसभा लोकसभा को देती है। दोनों मिलकर इस सेवा को सृजन करते हैं। जैसे भारतीय वन्य सेवा। राज्यसभा की कमजोरी क्या है? बजट लोकसभा में प्रस्तुत होता है, राज्यसभा 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती है। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। यदि विधेयक पर विवाद हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा की संख्या बल अधिक होती है, जिस कारण विधेयक लोकसभा की इच्छानुसार पारित हो जाता है। अब देखते हैं लोकसभा। अनुच्छेद 80, इसका 5 वर्ष से पूर्व भी विघटन हो सकता है, जिस कारण इसे अस्थायी या निम्न सदन कहते हैं। अस्थायी या निम्न सदन। इसके बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री बनते हैं तथा मंत्रिपरिषद लोकसभा में बैठता है। इसे प्रथम सदन कहा जाता है। आप आवाज़ पे जो बोला जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे 1-2 जगह मिस प्रिंट भी है, हो जाता है मिस प्रिंट। इसका चुनाव जनता सीधे करती है, अतः इसे प्रत्यक्ष सदन कहा जाता है। इसे जनता का सदन भी कहते हैं। भारत का नागरिक किसी भी राज्य से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। एक ही व्यक्ति 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ सकता है, किंतु दोनों से जीत गया तो एक सीट से त्यागपत्र देना होगा। जैसे नरेंद्र मोदी बड़ोदरा से भी लड़े थे और बनारस से भी, तो बड़ोदरा सीट छोड़ दिए, बनारस का ले लिए, तो वहाँ पे फिर से उपचुनाव हुआ। अतः 6 माह के भीतर वहीं चुनाव कराना पड़ेगा। लोकसभा का सदस्य बनाने की क्या योग्यता है? भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया और लाभ के पद पर न हो, 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। लोकसभा युवाओं का सदन कहा जाता है। लोकसभा की पहली बैठक 1952 ईस्वी में हुई, तब इसका नाम हाउस ऑफ पीपल था। 1954 में इसका नाम बदलकर लोकसभा कर दिया गया। संविधान संशोधन के मुद्दे पर लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की शक्तियां समान है। संसद 80 में हो गया राज्यसभा, और आपका लोकसभा हो गया 81 में। संसद आपका कहाँ पे था? संसद की चर्चा, संसद की चर्चा और संसद की चर्चा जैसा आपने देखा कि 79 में संसद, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। ठीक है। राज्यसभा लोकसभा में अंतर क्या है? राज्यसभा विघटित नहीं होता। राज्यसभा को
अस्थाई और उच्च सदन कहते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, शिक्षितों का सदन है, वृद्धों का सदन है, 30 वर्ष योग्यता रहनी चाहिए तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें जा सकते हैं। द्वितीय सदन कहा जाता है, मंत्री नहीं बैठते हैं, 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, जबकि लोकसभा विघटित हो सकता है। अस्थायी सदन है, निम्न सदन है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जनता का सदन है, युवाओं का सदन है, 25 साल आयु हो। प्रथम सदन मंत्री बैठते हैं, 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं और मनोनयन 2020 में समाप्त कर दिया गया है। राज्यसभा में 12 और जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन है दोनों पदों को। अनुच्छेद 82, प्रत्येक गणना के बाद सीटों का समायोजन 10 लाख जनगणना पर एक सांसद की व्यवस्था है। वर्तमान सीटों की संख्या 1971 की जनगणना पर आधारित है। 2002 में 84वें संविधान संशोधन में यह व्यवस्था किया गया है कि लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटें 2026 तक नहीं बदली जाएंगी। जब तक यह बदली जाएंगी तो 2001 की जनगणना पर आधारित होगा। यह व्यवस्था कुलदीप सिंह समिति द्वारा की गई थी। लोकसभा सीट अधिकतम 552, निर्वाचन 245 का होता है। राज्यसभा का राज्यसभा लोकसभा 243 निर्वाचन होता है। 2 एंग्लो इंडियन, राज्यसभा 530 और इसके अलावा आपका केंद्र शासित प्रदेश 230 और बाकी केंद्र शासित प्रदेश। जबकि लोकसभा में निर्वाचन 550 का, 2 एंग्लो इंडियन, राज्यसभा 350 और जो आपका यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे 20। अनुच्छेद 83, सदन की अवधि की चर्चा है। राज्यसभा का स्थायी सदन है जबकि लोकसभा की अवधि 5 वर्ष है। अनुच्छेद 84 क्या कहता है? संसद की योग्यता भारत का नागरिक हो, पागल, दिवालिया, लाभ के पथ में न हो। लोकसभा के लिए 25 वर्ष तथा राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु का जिक्र किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा, ब्रिटेन के लोकसभा को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ लॉर्ड्स राज्यसभा में हाउस ऑफ लॉर्ड्स या सीनेट कहा जाता है। सीनेट, हाउस ऑफ लॉर्ड, सीनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, लोकसभा, राज्यसभा। हम लोग यूके से लिए ही हैं। अनुच्छेद 85, इसमें सत्र के लिए आहूत यानी बुलाया जाएगा और तथा सत्रावसान की चर्चा है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सत्र का आहूत और सत्र का सत्रावसान। राष्ट्रपति जब विधेयक बनाने के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों को बुलाते हैं तो इसे सत्र का आहूत कहते हैं। यह दोनों सदन कानून बना लेते हैं तो राष्ट्रपति सत्र को समाप्त करके उन्हें वापस अपने क्षेत्र भेज देते हैं तो इसे सत्रावसान कहते हैं। कार्यवाही स्थगित, अनुशासनहीनता तथा शोर शराबों के कारण सदन की कार्यवाही कुछ घंटा या कुछ दिनों के लिए स्थगित की जाती है तो इसे लोकसभा के अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सेनापति करते हैं। विघटन, राज्यसभा का विघटन नहीं होता बल्कि लोकसभा का विघटन होता है। लोकसभा का समय से पूर्व समाप्त हो जाना विघटन कहलाता है। यदि बहुमत 273 न हो या बहुमत के पीएम मंत्रिमंडल से प्रस्ताव पारित करा के लोकसभा को भंग करा सकते हैं। संसद के सत्र, भारतीय संसद के 3 सत्र हैं। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। बजट सत्र सबसे बड़ा होता है और शीतकालीन सबसे छोटा। बजट सत्र फरवरी से मई, मानसून सत्र जुलाई से अगस्त और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर होता है। संसद के किन्हीं 2 सदनों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल होता है, यानी कि 2 सत्र तो होना ही होगा, चाहे जैसे कितनी भी खराब परिस्थिति हो 2 सत्र अनिवार्य है। जब संसद का सत्र नहीं रहता है तब अस्थायी कानून राष्ट्रपति बनाता है। अनुच्छेद 86, राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रत्येक वर्ष संसद की पहली बैठक अर्थात बजट सत्र की पहली बैठक में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिमंडल द्वारा लिखा गया है। अनुच्छेद 87, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 5 वर्ष के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक को संयुक्त रूप से राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। यह किसी भी सत्र में हो सकती है। अनुच्छेद 88, सदन में मंत्री तथा महान्यायवादी तथा विशेष प्रावधान है जिसके तहत मंत्री तथा महान्यायवादी किसी भी सदन में बोल सकता है किंतु महान्यायवादी मतदान नहीं कर सकता। मंत्री अपने सदन में जाकर वोट करता है जिस सदन का वह सदस्य होता है।
अनुच्छेद 89 इसमें राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति की चर्चा है। राज्यसभा का सभापति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता क्योंकि वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है। सभापति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, अर्थात राज्यसभा में वह सर्वोपरि है। सभापति अपने मत का प्रयोग नहीं करते, किंतु जब पक्ष तथा विपक्ष का मत बराबर हो तो सभापति अपना मत देते हैं, उनका मत निर्णायक होता है। सभापति के अनुपस्थिति में उपसभापति कार्य करते हैं, किंतु वह उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं करता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही उपसभापति का चुनाव करता है, अतः उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। जब सभापति तथा उपसभापति दोनों अनुपस्थित हों तो राज्यसभा में 5 वरिष्ठ सदस्यों में से राष्ट्रपति द्वारा चुना गया व्यक्ति अस्थायी सभापति रहेगा। अनुच्छेद 93 इसमें लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा है। लोकसभा अपने सदस्यों में से ही किसी एक को अध्यक्ष तथा एक को उपाध्यक्ष चुन लेती है। अध्यक्ष लोकसभा का पदेन अधिकारी होता है, यानी व्यक्ति होता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही लोकसभा के सदस्य होते हैं। इन्हें हटाने के लिए लोकसभा के प्रस्ताव पारित करना होता है। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? यह अस्थायी अध्यक्ष होता है। यह नवनिर्वाचन सदस्यों को शपथ दिलाता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन करता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अलग से शपथ नहीं लेते, बल्कि एक सामान्य सदस्य के रूप में प्रोटेम स्पीकर द्वारा शपथ ले लेते हैं। जब अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर हट जाता है। प्रोटेम स्पीकर उसे बनाया जाता है जो लोकसभा में वरिष्ठ होता है। अध्यक्ष की शक्तियाँ: लोकसभा की बैठक को नियंत्रित करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करता है। लोकसभा का सचिवालय अध्यक्ष में अधीन होता है। विदेश जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि का नाम जो होता है वह स्पीकर ही करते हैं। गणपूर्ति यानी 1/10 जो होता है के अभाव में लोकसभा की कार्यवाही को अध्यक्ष ही रोकता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद के विभिन्न समितियों के सदस्य की नियुक्ति अध्यक्ष करते हैं, जो लोकसभा स्पीकर होते हैं। अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग नहीं करते, किंतु पक्ष तथा विपक्ष का मत बराबर हो तब करते हैं। अध्यक्ष की दंडात्मक शक्तियाँ: अनुशासनहीनता करने पर सदस्य को निलंबित कर देते हैं। यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित हो तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। दल बदल के आधार पर सदस्यता रद्द कर देते हैं। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 संसदों की शपथ की चर्चा है। सांसदों के शपथ की चर्चा। और अनुच्छेद 100 गणपूर्ति यानी कोरम। किसी भी सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए 1/10 सदस्यों का होना आवश्यक है। कोरम कितना होना चाहिए? 1/10 या फिर 40 सदस्य। इसके अभाव में सभापति अध्यक्ष सदस्य की कार्यवाही रोक देते हैं। जो लोक स्पीकर होते हैं यानी सभापति या अध्यक्ष सदस्य की कार्यवाही रोक देते हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति तथा CAG इन्हें संसद का अधिकारी कहा जाता है। संसद का अधिकारी कौन है? अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सभापति है, उपसभापति, यही हेड होते हैं, यही तो पूरा चलाते हैं। तो आज का यह भाग 5 अनुच्छेद आपने जो देखा 100 तक हमने किया। अनुच्छेद 63 से लेकर 100 तक आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगले सेगमेंट में मिलेंगे अनुच्छेद 101 से लेके आगे तक के जो अनुच्छेद है उसमें। तब तक के लिए जय हिंद और आपका दिन शुभ हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ख़त्म हो गए।